नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के मामले बढ़े हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में हर साल ब्रेस्ट कैंसर के 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और ये आंकड़े परेशान कर सकते हैं क्योंकि इन आंकड़ों के और बढ़ने की आशंका है। 2025 तक 2 से बढ़कर 2.5 लाख सालाना हो जाएंगे। भारत में कैंसर के कुल मामलों में करीब एक बड़ा जो हिस्सा है वो ब्रेस्ट कैंसर का है, इसलिए इस पर ज्यादा बातचीत करना लाजमी हो जाता है। इससे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित हर 10 में से 4 महिलाओं की मौत हो जा रही है। आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, समझेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ते मामलों की वजहें क्या है, इनके लक्षणों और बचाव पर भी हम अपने एक्सपर्ट से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। देश में महिलाओं में होने वाले कैंसर के कुल मामलों में सबसे ज्यादा मामले ब्रेस्ट कैंसर के पाए जाते हैं। इसके बाद सर्वाइकल कैंसर का नंबर आता है, जबकि देश में सभी तरह के कैंसर के कुल मामलों में करीब 13% मामले ब्रेस्ट कैंसर के होते हैं। सभी तरह की बीमारियों से होने वाली मौतों में करीब 11% रोगियों की मौत ब्रेस्ट कैंसर से होती है। एक आंकड़े के मुताबिक 2020 में भारत में ब्रेस्ट कैंसर के 2 लाख से ज्यादा मामले आए। इस दौरान 76,000 से ज्यादा महिलाओं की इससे मौत हो गई। 2025 में ब्रेस्ट कैंसर के नए मामले बढ़कर सालाना 2,30,000 तक हो सकते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि भारत में ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित हर 10 में से 4 महिलाओं की मौत हो जाती है। इसकी बड़ी वजह है जागरूकता में कमी, ठीक से बीमारी की स्क्रीनिंग नहीं हो पाना और एडवांस स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर के पता चलना इसका सबसे बड़ा कारण है। देश में ज्यादातर जगहों पर सही मेडिकल फैसिलिटी का नहीं होना भी इससे होने वाली मौत में इजाफा करता है। सभी प्रकार के ब्रेस्ट कैंसर से करीब 10 से 15% मामले HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर से जुड़े होते हैं। यह ज्यादा खतरनाक होता है और काफी तेजी से फैलता है। हार्मोनल इम्बैलेंस होने के चलते HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर होता है। जब ब्रेस्ट के आसपास की कोशिकाएं जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगती हैं, तो पहले इसमें ट्यूमर का खतरा होता है। लक्षणों की बात करें तो इसकी गांठ के तौर पर पहचान की जा सकती है। इसके अलावा ब्रेस्ट के आकार का असामान्य तौर पर बढ़ना, ब्रेस्ट से गंदा तरल पदार्थ निकलना और लाल चकत्ते पड़ना भी इसके प्रमुख लक्षण हैं। अगर इसका सही इलाज किया जाए तो इससे निजात मिल सकती है। सरकार के मुताबिक 2020 में केरल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में ब्रेस्ट कैंसर का AAR सबसे ज्यादा रहा। AAR यानी एज एडजस्टेड रेट। इसका मतलब होता है प्रति 1 लाख महिला आबादी में ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित महिलाओं की संख्या। इन सभी राज्यों में ब्रेस्ट कैंसर का AAR 40 से ज्यादा पाया गया। केरल में सबसे ज्यादा AAR 46 के करीब था, जबकि पूरे देश का AAR 31.25 के करीब पाया गया। ब्रेस्ट कैंसर के मुख्य वजहों में मोटापा और आनुवंशिक कारण तो हैं ही, साथ ही साथ लाइफस्टाइल, खाने पीने के अलावा लड़कियों में बढ़ती शराब और सिगरेट की लत के साथ एक्सरसाइज की कमी भी ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ते मामलों की वजह है। ऐसे में इस बीमारी से डरने की नहीं बल्कि जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी अवेयरनेस ही आपकी सेहत का राज है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका परिचय आज के मेहमानों से करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर शुभम जैन, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं मणिपाल हॉस्पिटल में। डॉक्टर जैन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर गीता कद्याप्रत, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर गीता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। मैं डॉक्टर जैन आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। बहुत सारी रिपोर्ट्स हमने देखी, अलग अलग डेटाज हैं। अभी लगभग 2.25-2 लाख के आसपास के केसेस हमारे पास सालाना आ रहे हैं और इस तरह से देखें तो हर चौथे मिनट एक महिला डायग्नोस हो रही है ब्रेस्ट कैंसर से। ये कितना बड़ा डेटा है सर, और इसको नज़रअंदाज करना हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं? सो डेफिनेटली जैसे आपने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर के नंबर्स बढ़ रहे हैं, बट एक इनकरेजिंग चीज जो है, जो हम एज ऑन्कोलॉजिस्ट देखते हैं कि जो सर्वाइवल यानी कि कैंसर के इलाज से ठीक होने की क्षमता होती है, वो भी विद टाइम धीरे धीरे मेडिकल साइंस में तरक्की के कारण बढ़ रही है। सो इसके चलते जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, स्क्रीनिंग से जो गांठें जल्दी पता चलती हैं मरीजों में, और जैसे इलाज के जरिए इम्प्रूव हो रहे हैं, इलाज होने की जगह ज्यादा हो रही हैं, तो ऐसे धीरे धीरे हम ज्यादा अच्छे से मरीजों का इलाज कर पा रहे हैं। सो डेफिनेटली ब्रेस्ट कैंसर के विषय में चर्चा करना, स्क्रीनिंग जितना हम ज्यादा कॉमनली करा सकते हैं उतना कराना,
वो अच्छा है, क्योंकि उससे हम गांठ को जल्दी या बीमारी को जल्दी पकड़ सकते हैं, और शुरुआती स्टेज में बीमारी ट्रीट करके रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे पाए गए हैं। दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस। एब्सोल्युटली सर। और थोड़ा सा ये अलार्मिंग इसलिए भी है, अगर आपको मैं थोड़ा सा डेटा बताऊं तो आप शायद थोड़ा चौंकेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका भी परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ डॉक्टर वी शीनू जुड़ चुके हैं, जाने माने ब्रेस्ट कैंसर विशेषज्ञ हैं। शीनू सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मैं इस सवाल के साथ डॉक्टर गीता आपके पास आना चाहूँगा। मैम, दिक्कत ये हो रही है कि अब अर्ली लाइफ में भी ब्रेस्ट कैंसर के मामले डिटेक्ट हो रहे हैं। एक ज़माना होता था कि ये उम्र दराज महिलाएं या फिर 50 से ऊपर की जो महिलाएं हैं उनकी बीमारी कही जाती थी, यंगर एज में इतने ज़्यादा केसेस नहीं आते थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ की तुलना में भारत में यंगर एज में ज़्यादा ये मामले आ रहे हैं। इसके पीछे एक वजह ये हो सकती है कि हम थोड़ा अर्ली डिटेक्शन में आगे बढ़े हैं, उसका ये वजह हो सकती है। लेकिन अभी भी दिक्कत ये है कि 2 महिलाओं में से अगर जिनको ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ है, एक की मृत्यु हो जा रही है। तो थोड़ा सा डेटा ये चौंकाने वाले मैम, लेकिन क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने कि ये पर फिर भी मैं आपसे ये जरूर कहूंगी, मैं बिकॉज लोगों को ज्यादा अलार्म नहीं होना चाहिए। एब्सोल्युटली। ये जरूर कहूंगी कि जो अभी भी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रेस्ट कैंसर केसेस है वो 50 साल के ऊपर ही हो रहे हैं। ओके। पर ये जरूर है कि हमारे देश में 40 से कम उम्र की महिलाओं में अबाउट 15% है जो रेट है ब्रेस्ट कैंसर का, जो कि वेस्ट में वो 7% है। देखिए, इसकी एक वजह जैसे आपने कहा कि हाँ, लोग ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं और ज़्यादा पकड़ा भी जा रहा है, बट वी मस्ट रियलाइज कि हमारा जो देश है वो है भी यंग, और काफ़ी यंग लोगों की तादाद भी ज़्यादा है, और आजकल की डायग्नोस्टिक कैपेबिलिटीज़ भी बढ़ गई हैं। लेकिन ये थोड़ा अलार्मिंग तो है। हम नहीं चाहते कि उस उम्र में बहुत महिलाएं इस बीमारी से ग्रस्त हों। तो ये दिस इज़ डेटा, वी हैव टू लुक एट इट। हमें ये समझना होगा कि ऐसी कोई वजह तो नहीं है जिसको कि हम करेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि यंग महिलाएं इससे बाधित ना हो। एब्सोल्युटली मैम। डॉक्टर शीनू, ये सिर्फ यहाँ पर किसी तरह के भय या किसी तरह के पैनिक की नहीं है, या किसी तरह के एक इमोशनल या फाइनेंशियल बर्डन की नहीं है, बल्कि बात ये अवेयरनेस की है, ताकि एक बेटर क्योर रेट्स मिल सके, एक बेटर आउटकम मिल सके, एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल सके एक महिला को। इसलिए बात करना जरूरी है इस पर, बजाय कि पैनिक करने के। बिल्कुल, आपने अच्छी बात कही है कि पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे डॉक्टर गीता ने बोले हैं कि अभी भी हमारा जो इंसिडेंस है ब्रेस्ट कैंसर का, अगर हम अमेरिका या यूरोप से कंपेयर करें तो कम है। लेकिन हमारी आबादी इतना ज्यादा है कि अगर हम हमारे यहाँ लगभग 1 लाख महिला अगर लेते हैं जो रिप्रोडक्टिव एज के, उनमें 30 में कैंसर होता है। तो हमारी आबादी इतनी ज्यादा है कि अगर टोटल नंबर हमारे देखें तो 2 लाख से ज्यादा हो जाते हैं साल में। लेकिन चिंता वाली बात ये नहीं है, बट जरूर ये बात है कि अवेयरनेस बढ़ाना बिल्कुल आवश्यक है। ये अर्जेंट चीज है, और अवेयरनेस बढ़ा के हम ये कहना चाहिए कि जल्दी से जल्दी पेशेंट अस्पताल पहुंचे। अगर कोई भी महिलाएं में कोई ब्रेस्ट में गिल्टी होती है और वो गांठ में दर्द नहीं होती है, तो मेरी प्रार्थना है कि भाई पहले अर्जेंटली जाके डॉक्टर को दिखा लीजिएगा और उसकी जांच पड़ताल करवा लीजिएगा। जब तक ये कैंसर प्रूव नहीं होता है तब तक उसको छोड़ना नहीं चाहिए। इससे क्या होगा कि अगर हम जल्दी स्टेज में पकड़ें, जैसे डॉक्टर शुभम ने कहा है, कि ट्रीटमेंट अच्छी हो जाएगी, ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स कम होंगे, पूरी ब्रेस्ट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होंगे। बिल्कुल। और देखिए, जो मेरे पास डेटा है डॉक्टर जैन, जो हमारे पास डेटा है वो बता रहे हैं कि स्टेज 3 या स्टेज 4, जिसका अनफॉर्चुनेटली सबसे ज्यादा केसेस हैं भारत में, पता ही तब चलता है जब स्टेज 3 और स्टेज 4 हो जाता है। वहां पर आप देखिए जो क्योर रेट्स है वो 40 to 60% है। लेकिन अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए, या स्टेज 1 या 2 तक भी मान लीजिए, तो 85% to 95% चांसेस हैं बचने के। इसलिए बहुत जरूरी है कि बिना डरे झिझके सामने आकर डायग्नोस किया जाए, स्क्रीन किया जाए। सर, एब्सोल्युटली। सो ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग प्रिडोमिनेंटली वेस्टर्न कंट्रीज में अडॉप्ट होता है, क्योंकि प्रोबेबली उनके हेल्थ कंसर्न्स में इन्फेक्शियस डिजीजेस या और बीमारियों का इतना ज्यादा महत्व नहीं है उनकी कम्युनिटी में। दैट इज व्हाई कैंसर स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स उनकी नेशनल हेल्थ पॉलिसीज में हैं। हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसीज में भी ग्रेजुअली दे आर कमिंग अप, बट स्टिल अभी तक आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस दे आर नॉट द फोरफ्रंट ऑफ
हेल्थ केयर मैनेजमेंट फॉर पेशेंट्स। इसके अलावा हेल्थ केयर का एक्सेस, स्क्रीनिंग फैसिलिटीज, स्क्रीनिंग टूल्स का एक्सेस भी सभी महिलाओं के लिए अक्रॉस द कंट्री कॉमन नहीं है, सामान्य नहीं है, और काफी हद तक महिलाएं झिझकती भी हैं इस बीमारी को लेके या इसके बीमारी के लक्षण को पकड़ने के बाद भी सामने आके उसका इलाज कराने के लिए। सो इस वजह से ज्यादातर केसेस जो हम देखते हैं स्पेशली रूरल शहरों में, रूरल जगहों पे, वहां पे स्टेज 3 स्टेज 4 की बीमारियां ज्यादा पाई जाती हैं। ग्रेजुअली धीरे धीरे हमारे एक्सपीरियंस में जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उसमें ये चीजें बदल रही हैं। जैसे लोग ज्यादा जागरूक हो रहे हैं, हम ज्यादा कॉमनली अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर पा रहे हैं गांठ। ये सब ऐसी ही एक्टिविटीज का नतीजा है जिनमें अवेयरनेस, लोगों की जागरूकता बढ़ाई जाती है, लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि कोई अगर ऐसा लक्षण डेवलप हो तो उसको अपने तक सीमित ना रखें, डेफिनेटली एक मेडिकल ओपिनियन लें। और इसकी वजह से ही हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे हमारे आउटकम्स हमारी कंट्री में भी इम्प्रूव हो रहे हैं। वी आर नाउ कमिंग ऑलमोस्ट इक्वल एंड पैरेलल टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। बिल्कुल। जैसे मैंने बोला कि इलाज के एवेन्यूज, ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज आर कंपेरेबल टू अ वेस्टर्न कंट्री, बट हाँ, अफोर्डेबिलिटी कई बार ट्रीटमेंट के लिए थोड़ा एक हिंडरिंग फैक्टर होती है, एक्सेसिबिलिटी एक हिंडरिंग फैक्टर होती है, बट स्टिल जो इलाज की पर्कुलेशन है, जो इलाज की पहुंच है लोगों तक, जनरल पॉपुलेशन के लिए, वो धीरे धीरे बढ़ रही है। बिल्कुल, इलाज की जो दायरा है वो भी बढ़ रहा है, रीच भी बढ़ रही है, और साथ ही साथ जो रिजल्ट्स हैं वो तो एविडेंट है, वो सबके सामने है। जैसा कि मैंने बताया कि स्टेज 1 स्टेज 2 है तो आपको 90-95% मतलब ऑलमोस्ट बच सकता है इंसान, वो महिला बच सकती है, ये तो एविडेंट है। इसलिए इलाज कराने में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर गीता, एक औरत होना, अब हम एक समाज के रूप में तो बहुत आगे बढ़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, बट स्टिल एक औरत होना, खास तौर से घरेलू कामकाजी औरत होना जिसके ऊपर पूरी फैमिली का प्रेशर है, बर्डन है, अब शरीर में कहीं गांठ पड़ रही है, हल्का फुल्का दर्द है, स्वाभाविक रूप से कोई भी नहीं चाहेगा ये सोचना कि यार मैं ये इसको इलाज करा के ले जाऊं, या खुदा ना खास्ता ये गांठ कहीं कैंसर निकल गई तो फिर सब कुछ चौपट हो जाएगा। ये छोटी छोटी जो बातें हैं और जो एक परंपरागत रूप से सोच चली आ रही है, वो बड़ा दिक्कत है। हमारी सोसाइटी का भी एक इशू है, और उस सोसाइटी का एक हिस्सा होने के नाते एक महिला का भी इशू है। दीपक जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इसमें मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगी जो डॉक्टर शुभम ने कहा। मुझे लगता है कि महिलाओं को अपनी सेहत अपने हाथ में भी ले सकते हैं। देखिए, अगर घरेलू महिला भी है, आपको क्या रोकता है अपने आप को जांचने में? क्योंकि अगर आप हर महीने नियमित रूप से अपने पीरियड्स के 1 हफ्ते बाद अगर अपने आप को, अपने ब्रेस्ट को जांचें, आपकी फेमिलियरिटी बढ़ जाएगी। यही बात हुई ना कि आप जिस रास्ते से रोज गुजरते हैं उस पर जो भी कोई स्पीड ब्रेकर हो या कोई गड्ढा हो, या आपको पता चलेगा ना। अगर आप यही चीज़ अपने ब्रेस्ट के साथ करेंगे, आप उसके बारे में फेमिलियर हो जाएंगे, और अगर कोई एब्नॉर्मैलिटी दिखेगी आपको पता चल जाएगा। आप बेशक घरेलू महिला हो, पर 3 मिनट निकालना महीने में, खास करके जब आप नहाने गए हो, वहाँ पे आपने साबुन लगाया हो, पानी डाला हो, और उसमें आप अगर अपने हाथों से अपने ब्रेस्ट को फील कर अगर कोई एब्नॉर्मैलिटी पकड़ेंगे, तो जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं, जिसके साथ मैं बिल्कुल सहमत हूँ, कि हम उस 4th स्टेज को 2nd स्टेज पे लेके आ सकते हैं, और वो 3rd स्टेज को 1st स्टेज तक ला सकते हैं। तो ये तो एक चीज़ है जो घरेलू महिला भी क्या कर सकती है। लेकिन कोई ना भूले, खास करके मैं कहूँगी कि पुरुष भी ना भूले कि महिला जो है, चाहे वो घरेलू ही क्यों ना हो, वो घर की स्तंभ होती है। अगर आपने उसके सेहत का ख्याल ना रखें, तो आगे चल के आपके जो परिवार को जो समेट के रखने वाली वो जो स्तंभ है, उसके टूटने से परेशानी सिर्फ उनको नहीं है, लेकिन पूरे परिवार को है। अनफॉर्चुनेटली कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ उस व्यक्ति विशेष को नहीं अफेक्ट करती, लेकिन पूरे परिवार को अफेक्ट करती है। तो हम ये महिला या पुरुष के नाते ना देखकर कोशिश करें कि महिला अपने प्रायोरिटी लिस्ट में कहीं ना कहीं तो अपने आप को पाए,
क्योंकि मैं सोचती हूँ कि महिला अपने सेहत को, जैसे अगर प्रायोरिटीज नंबर 1 हो गए उनके हस्बैंड हो गए, नंबर 2 बच्चे हो गए, नंबर 3 उनके घर के काम हो गए, नंबर 4 उनका करियर हो गया, ऐसे करते करते अपनी सेहत तो नंबर 10 पे आती है। बिल्कुल। और जब नंबर 10 की बारी आती है तो 11:30 बज चुके होते हैं रात में, और वो फिर वहीं की वहीं रह जाती है। तो जागरूकता के साथ साथ ये बात जो डॉक्टर शुभम ने कही और डॉक्टर सीनू ने भी कही कि हमें जल्दी पकड़ना है। अर्ली डिटेक्शन के अलावा कोई उपाय नहीं है ब्रेस्ट कैंसर से डील करने का और अच्छे आउटकम्स पाने का। एब्सोल्युटली, मुझे लगता है आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बोली। और अब जब भी हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं तो हमेशा एक वो पिंक सा पोस्टर याद आता है, हमारे ग्राफिक्स में भी आप देख रहे होंगे, और ये कहा जाता है कि तो सब महिलाओं का विषय है, महिलाओं को ही जागरूक होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है जो मैम ने अभी बात बोली है, ये इशू घर के एक एक पुरुष का भी है, और मुझे लगता है कि पुरुषों का ज्यादा है। महिला हो सकता है किसी संकोच में झिझक के बात ना कर पा रही हो अपनी उस गांठ के बारे में या अपनी उस एबनॉर्मलिटीज के बारे में जिसके बारे में मैम कह रही हैं, लेकिन एज अ पुरुष, एज अ मेल, एज अ पार्टनर या एज अ सन, जिस भी रूप में आप, जिस भी भूमिका में एक पुरुष होने के नाते आप परिवार में हैं, आप अपने परिवार की महिलाओं को एनकरेज कर सकते हैं कि उनके यदि ब्रेस्ट में किसी भी तरह की गांठ, कोई एबनॉर्मलिटीज आ रही है, तुरंत उसे रिपोर्ट करें, एनकरेज करें उस महिला को कि वो जाके स्क्रीनिंग कराएं, क्योंकि अंततोगत्वा ये पूरे फैमिली का इशू है। स्तंभ जो आपके परिवार का, जैसा मैम ने कहा, ये उसका इशू है। तो ब्रेस्ट कैंसर की हम बात कर रहे हैं, और ये चर्चा इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाती है क्योंकि अक्सर हम इस तरह के टॉपिक्स को रस्म अदायगी मान लेते हैं। हम इन्हें सिर्फ एक डिबेट शोज़ में, बच्चों के लिए एक विचार गोष्ठियों में सिर्फ भाषण का एक विषय मान लेते हैं, या तो इस तरह से नहीं लेना है। जब तक हम इसको पब्लिक डिस्कोर्स में नहीं ले जाएंगे, इसको आम जीवन की विचारों में इसको जगह नहीं देंगे, तब तक मुझे लगता है कि ये ब्रेस्ट कैंसर हमारे बीच से जाने वाला नहीं है। इसीलिए हम एक स्पेशल मुहिम हम लोग इस तरह की बीमारियों के खिलाफ चलाते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि ये आम डिस्कोर्स में आए। डॉक्टर शीनू, अब वो कौन से सिर्फ एक गांठ को अगर छोड़ दें, गांठ के बारे में तो बहुत सारे अवेयरनेस भी हो गई, लेकिन दूसरे भी कुछ लक्षण होते हैं सर जो ब्रेस्ट कैंसर से जुड़े हुए हैं और जिनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? बिल्कुल दीपक जी, लेकिन आप जो पहले बोले हैं कि कम से कम आई थिंक 90% केसेस गांठ के वजह से ही आते हैं। तो हमें ये जरूर लोगों को बार बार बताना चाहिए कि अगर कोई भी महिला के स्तन में गांठ हो जाती है और उसमें दर्द नहीं होती है, तो हमारे हिंदुस्तान में जब तक कोई चीज आपको तकलीफ नहीं देती है हम उसकी नजरअंदाज करते हैं। हमें उनको बार बार दोहराना चाहिए कि भाई अगर कोई भी महिला जो 30 साल उम्र से ज्यादा है और ब्रेस्ट में गांठ होती है और खासकर उसमें दर्द नहीं होती है, तो फौरन डॉक्टर को दिखा लीजिएगा। इसके अलावा जो लक्षण होते हैं वो भी अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा है, और सब मरीजों को भी पता होना चाहिए कि जैसे डॉक्टर गीता ने बोली कि हर महीने अपने पीरियड्स के बाद, मतलब 3 या 5 दिन पीरियड के बाद अपना ब्रेस्ट को पहले आप एक आईने के सामने खड़े रह के अपने हाथ साइड में रख के देखिएगा। तो अगर ब्रेस्ट में आपको लगता है कि आपका निपल में कोई बदलावट आई है, स्किन में कोई बदलावट आई है, या आपको लगता है कि एक ब्रेस्ट दूसरे ब्रेस्ट से थोड़ा बड़ा हो गई है, या जो स्किन है, जो चमड़ा है वो थोड़ा शाइनी हो गई है और वो जैसे संतरे की जो छिलका होती है वैसे दिखती है, तो आप फौरन डॉक्टर को दिखा लीजिएगा। ये सब ऐसे एडवांस स्टेज के प्रेजेंटेशन से, बट ये जरूर पता होना चाहिए। एब्सोल्युटली। और दूसरा चीज, अगर कोई ऐसे भी औरत होते हैं कि ब्रेस्ट में कोई गिल्टी नहीं होती है लेकिन उनको बगल में गिल्टी हो जाता है, या बगल या आप उस तरफ एक तरफ वो आर्म सूज जाती है, तो आप, ये सब लक्षण होते हैं। ये सब लक्षण पेशेंट को पता होना चाहिए, बट हमें बार बार ये दोहराना चाहिए अगर किसी को भी कोई भी गिल्टी हो जाती है ब्रेस्ट में और उसमें दर्द नहीं होती है, तो आप उसकी नजरअंदाज ना करें और फौरन डॉक्टर को दिखा लीजिएगा। और जब तक ये कंफर्म नहीं होता ये कैंसर नहीं है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा। गांठ कहें, आप गिल्टी कहें, किसी तरह का भी अगर एबनॉर्मलिटी है तो प्लीज उसको नजरअंदाज न करें। अच्छा, ये भी होता है डॉक्टर जैन, इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर गांठ कैंसर ही हो, बट जरूरी ये है कि उसका सही तरीके से उसका सही वक्त पर उसका जांच हो जाए। ज्यादातर मामलों में हमने देखा है कि नॉन कैंसरस ही निकलती है अंततोगत्वा, लेकिन पकड़ में आ जाए तो अच्छी बात है।
एब्सोल्युटली दीपक जी। सो ब्रेस्ट की ज्यादातर गांठें साधारण या बिनाइन ही होती हैं। ये एक तरीके का मिथ है कि किसी भी ब्रेस्ट की गांठ को कैंसर लेबल किया जाए। हालांकि कोई भी गांठ को हमको कॉशियसली, बहुत ही एहतियात से अप्रोच करना चाहिए। बिल्कुल। इसके चलते जो हम ऑन्कोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करते हैं, इसको ट्रिपल असेसमेंट कहते हैं, जहाँ पे कोई भी एक स्तन की गांठ को 3 विशेषज्ञ अलग अलग तरीके से अपनी तरीके से जांच करते हैं। सो ये 3 विशेषज्ञ होते हैं, एक सर्जन, एक रेडियोलॉजिस्ट और एक पैथोलॉजिस्ट। सर्जन अपनी एक्सपीरियंस से, अपने हिसाब से गांठ को देखते हैं, जो क्लिनिकल फीचर्स जैसे डॉक्टर सीनू ने बताए उनकी जांच करते हैं कि स्किन में कुछ बदलाव आया है कि नहीं आया है, गांठ कितनी बड़ी है, कितनी सख्त गांठ है, कोई निप्पल से डिस्चार्ज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी तरीके से रेडियोलॉजिस्ट अल्ट्रासाउंड या मैमोग्राफी या एमआरआई के माध्यम से इस अंदाजा लगाते हैं कि इस गांठ में कैंसर होने का क्या चांस है। और एक बायोप्सी या एफएनएसी के माध्यम से पैथोलॉजिस्ट एक ये ओपिनियन देते हैं कि उनके नजरिए में गांठ में वाकई कैंसर है कि नहीं है। जब इन 3 स्पेशलिस्ट्स की राय हम एक एसिमुलेट करते हैं, एक साथ देखते हैं मरीज के लिए, तो तब हमको एक बहुत अच्छे से अंदाजा लग जाता है कि जो ये गांठ मरीज को है उसमें कैंसर होने का कितना। अच्छा सर, एक सवाल अक्सर बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि अगर दोनों ब्रेस्ट में अगर गांठ है और सिर्फ एक में नॉन कैंसरस पाया गया है, तो दूसरी गांठ की भी तहकीकात जरूरी है? ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। कई बार ऐसा होता है कि एक गांठ ज्यादा सख्त होती है इन कंपैरिजन टू दी अदर गांठ। अगर ऐसा कुछ चेंज है तो डेफिनेटली दोनों गांठों को चेक करना चाहिए। बट कई बार इमेजिंग के बेसिस पे हमको ये पता चल जाता है कि ये दोनों सिमिलर लग रही हैं गांठें, तो उस केस में हम शायद जो किसी मरीज को ज्यादा दुख दे रही है गांठ या ज्यादा बड़ी है, तो उसको असेस कर सकते हैं, क्योंकि हर गांठ को इंडिविजुअली चेक करना पॉसिबल नहीं है। बट एक ये बहुत ही इंडिविजुअलाइज डिसीजन है, ये जनरलाइज करके नहीं बोल सकते हैं कि अगर किसी को मल्टीपल गांठें हैं तो उसमें से किसी भी एक को टेस्ट करा लिया तो उसके मायने सबके लिए बराबर हैं। ये बहुत ही पेशेंट टू पेशेंट और केस टू केस वेरी करने वाली सलाह है। बिल्कुल। ऑलराइट सर। डॉक्टर गीता, अब एक ऐसा सवाल जो थोड़ा सा सिस्टम से जुड़ा हुआ ज्यादा है, उसमें स्टिग्मा भी है, उसमें थोड़े से मिथ्स भी हैं, थोड़ा भय भी है, संकोच भी है, और वो अनफॉर्चुनेटली जो ब्रेस्ट कैंसर सर्जन्स हैं वो ट्रेडिशनली मेल्स ज्यादा है, स्वाभाविक रूप से उसके कई कारण हैं, और इस वजह से वुमेन जो है वो ज्यादा फोर्थकमिंग नहीं होती है अपने सिम्टम्स के बारे में चर्चा करने की। ऐसे में जरूरी हो जाता है हमारे लिए कि प्राइमरी टर्शरी लेवल पे हम गायनोकोलॉजिस्ट को ज्यादा ट्रेन करें कि वो महिलाओं से बात कर सके, क्योंकि शुरुआत में जो गायनी के पास अगर महिला जाएगी तो वो ज्यादा खुलकर अपनी बॉडी के बारे में बात कर पाएगी। ये कितना इंपॉर्टेंट होगा इस पूरे सिस्टम में गायनी की एंट्री? तो मैं आपके थोड़ी सी स्टैटिस्टिक ठीक कर दूं कि जहां तक कि ब्रेस्ट सर्जन्स का सवाल है, ये बड़े हर्ष का विषय है कि ऐसी कई महिलाएं सर्जन्स, विमेन सर्जन्स, मैं भी एक ब्रेस्ट सर्जन हूं, तो इसी तरह से कई लेडी ब्रेस्ट सर्जन्स अब हमारे देश में मौजूद हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक स्टैटिस्टिक है। इसके अलावा जो आपने कहा अबाउट गायनोकोलॉजिस्ट, हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है कि हमारे पास जब भी मरीज आता है वो जरूर और जरूर अपने गायनोकोलॉजिस्ट से जरूर मिलके आता है, क्योंकि गायनोकोलॉजिस्ट आर देयर फर्स्ट टच पॉइंट। इसकी सिंपल सी वजह है, देखिए ये महिलाएं अक्सर जिस गायनोकोलॉजिस्ट के पास उनके बच्चे हुए होते हैं उनके साथ उनका एक बहुत ही लंबा रिलेशनशिप होता है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन जाती है उनके अपने गायनोकोलॉजिस्ट के साथ। और एक और बहुत अच्छी बात जो मैं कहूँगी वो ये है कि अब हमारे गायनोकोलॉजिस्ट भी इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेते हैं कि जब भी उनके पास पेशेंट जाता है किसी और प्रॉब्लम को लेके, विच कुड बी अ गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम, बिल्कुल वो जरूर ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करती हैं। तो कल ही की बात है, व्हेन आई हैड अटेंडेड अ कॉन्फ्रेंस बाय गायनोकोलॉजिस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर ब्रेस्ट कैंसर, तो उनको भी इस चीज़ का ये जानते हैं कि ये महिला से रिलेटेड चीज़ है, और उनको भी पता है कि उनको भी जागरूक होना बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट इज नॉट पार्ट ऑफ देयर ट्रेनिंग। यस मैम। बट दे आर वेरी अवेयर, वो चाहते हैं कि इसके बारे में उनकी भी जागरूकता बढ़े, ताकि वो सही क्या कहते हैं ओपिनियन दे पाए और सही एडवाइस दे पाए अपने पेशेंट्स को, ताकि वो सही इलाज ले पाए और वक्त पर इलाज मिल पाए। और एक थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मैं अपनी तरफ से भी दे दूं, मैंने जब कहा कि महिला कैंसर सर्जन्स वर्सेस पुरुष, मेरा कोई कंपैरिजन का कोई इरादा नहीं था, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था।
सिर्फ ज्यादा जिस भी रूप में देखिए, कई बार ये होता है कि आपको हर जगह पर फीमेल कैंसर सर्जन नहीं मिलेंगी, तो वहां पर कई बार लोगों में झिझक होती है जब मेल, क्योंकि काम दोनों बराबर कर रहे हैं, बट एक अंदर का जो झिझक होती है वो मैं बतौर महिला ही समझ सकती है। उस दर्द को मैं सिर्फ यहाँ पर रखना चाह रहा था। बाकी मैम आप लोग तो कमाल कर ही रहे हैं, और आप जैसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो सर्जरी में महारत हासिल किए हुए इस देश की सेवा कर रही हैं। मेल और फीमेल दोनों बराबरी से इस बीमारी के खिलाफ लड़ रहे हैं और इस देश को ब्रेस्ट कैंसर मुक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम दोनों को सलाम करते हैं और आप सबकी मुहिम को हम सराहते हैं। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर शीनू, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर जैन, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर गीता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।